नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी खबर का असली सच आज आपको न्यूज नेशन दिखाएगा। बताएंगे आपको कि क्या हुआ था वहां पर। हम आपको अफवाहों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली खबर नहीं, बल्कि गुनाह के ग्राउंड जीरो से हर खबर की 100% सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे। दलितों के साथ अत्याचार और रेप से लेकर हत्या तक के बेहद संगीन गुनाहों पर कौन और क्यों फैला रहा है अफवाह, ये भी आपको दिखाएंगे। सुशांत के लिए इंसाफ की जंग अब मुंबई से क्यों हो रही है दिल्ली शिफ्ट, ये राज भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दमदार 10। सबसे पहले देखते हैं सबसे घिनौने जुर्म पर सबसे बड़ा सियासी सर्कस। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर, मैं अकेला जाना चाहता हूं। इंसाफ की मांग वाले नारों से गगन गूंज रहा है। हाथरस में राख हो चुकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ छाप वाले झंडे लहरा चले थे। दिल्ली से सटती यूपी की पश्चिमी सरहद पर संग्राम की तैयारी थी और उधर दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता हाथरस कांड को लेकर सियासी मोर्चेबंदी पर मंथन कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद ये सारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल इस बैठक के बाद वो यहाँ से सीधा हाथरस के लिए रवाना होंगी। वक्त दोपहर का था। लुटियंस दिल्ली से काफिला निकला। एसयूवी कार कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस चल पड़े थे। थोड़ी देर में दिल्ली की सरहद पार कर राहुल प्रियंका का काफिला ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुका था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था, लेकिन वहां पुलिस मौजूद थी। राहुल प्रियंका का काफिला रोक दिया गया। थोड़ी बहस हुई, लेकिन पुलिस के रुकावट के बावजूद राहुल का संकल्प अडिग था। आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है। हम आपको सर अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके ऐसे ले जाएंगे। और भैया ये बताइए कौन सी, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। पहली रुकावट पार कर राहुल प्रियंका दोनों पैदल ही 150 किलोमीटर के सफर पर हाथरस के लिए निकल पड़े। भैया भैया हाथरस की मंजिल की तरफ राहुल और प्रियंका ने चंद मीटर का फासला भी पार नहीं किया कि पुलिस ने उन्हें फिर रोका। धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक रही थी। बीच में राहुल गांधी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धक्का मुक्की होती रही और एक बार राहुल गांधी का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। राहुल को चोट नहीं लगी, लेकिन हाथरस जाने का संकल्प और मजबूत हुआ। राहुल पुलिस को पछाड़ते हुए तेजी से आगे निकले जा रहे थे, लेकिन पुलिस के आगे आखिरकार राहुल प्रियंका का प्राण कमजोर पड़ गया। पैदल ही चलते रहे। हाथरस मार्च की घटना का राहुल ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। कांग्रेस के दो बड़े नेता हिरासत में थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष से पीछे नहीं हटे। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ कांग्रेस का महासंघर्ष शाम ढलने तक जारी रहा। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया और उन्हें फार्मूला 1 के गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां से दोनों भाई बहन वापस दिल्ली चले आए और लौट गए दिल्ली। दलित अत्याचार के खिलाफ 4 घंटे के भयानक संघर्ष के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वापस दिल्ली लौट गए। यूपी में दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं उठाई थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी संघर्ष किया। लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक रखा था।
उधर सहारनपुर में भी हाथरस कांड के विरोध में लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखा। दलित संगठन के लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा की मांग पर प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका भले ही हाथरस मार्च अधूरा छोड़कर लौट गए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अपना प्रदर्शन पूरा किया। कांग्रेस ने दलित दमन और रेप हत्या जैसे बेहद संगीन गुनाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हाथरस को ही क्यों चुना? यह सियासी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि क्या इतने गंभीर गुनाहों को लेकर अफवाह की सियासत की जानी चाहिए? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाथरस से लेकर बलरामपुर तक 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जिसकी आड़ लेकर देश विरोधी मानसिकता के लोगों ने खूब अफवाह उड़ाई, और अब हम दिखाते हैं आपको उन अफवाहों का सच क्या है। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। इस बिलखती माँ की भी बेटी मार डाली गई। ये सुलगती चिता भी एक दलित बेटी की है। दलित बेटियों पर जुल्म की ये दास्तान भी बेहद दर्दनाक है, जहां घर से कॉलेज गई बेटी के साथ हत्यारों ने न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि मार भी डाला। तो वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की। 22 साल की पीड़िता नौकरी भी करती थी और दाखिले के लिए कॉलेज गई थी। सुबह की निकली लड़की जब शाम को घर आई, उसकी हालत बेहद खराब थी। 6 बजे आई तो रिक्शा वाला बैठा के लाया उसको, लथपथ थी, मतलब वो बैठ नहीं सकती थी। उसको मैंने गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर सुलाया। उन्होंने बताया पापा मैं मर जाऊंगी। घर वाले आनन फानन में लड़की को दिखाने बलरामपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही बिटिया ने दम तोड़ दिया। बलरामपुर के गैंसड़ी इलाके में हुई इस वारदात की हकीकत की पड़ताल करने न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। न्यूज नेशन की टीम ने पीड़ित परिवार के लोगों से बात की, मृतका लड़की के माता पिता से बात की, उनके भाई से बात की, वारदात से जुड़ी हर जगह का मुआयना किया, उस कॉलेज में पड़ताल की, उस घर तक पहुंचा जहां लड़की से हैवानियत हुई थी। मृतका के घर वालों के मुताबिक लड़की सुबह 10 साढ़े 10 बजे इसी कॉलेज में दाखिले के लिए पहुंची थी। यहाँ पर आई थी और उन्होंने एडमिशन लिया था, तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में कितना बच गया होगा? कुछ आइडिया है कि स्कूल के बजे खुलता है और ये एडमिशन की प्रक्रिया? हमारा 10 बजे से खुल जाता है। ठीक है जी। 10 बजे से, यानी कि 12 किलोमीटर उनका घर दूर है, तो यहाँ पहुँचने में उनको कम से कम 1 घंटा लगा होगा और 1 आध घंटा यहाँ बाकी प्रोसीजर में लगा होगा। अब लगभग जो भी समय लगता होगा, मगर ये अभी टाइमिंग हम लोग नहीं देखते कि बच्चा जैसे कुछ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शाहिद और साहिल नाम के चाचा भतीजा ने इसी घर में उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। हम ठीक उसी जगह पे हैं जहां पर शाहिद और साहिल बलरामपुर की निर्भया को लेकर आए थे। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक किराने की दुकान है जिसका शटर बंद है। तो ये फ्रंट पे तो दुकान है, लेकिन पीछे पूरा मकान बना हुआ है और ये शायद एक झरोखा है, यहाँ से आप ज़्यादा बेहतर देख पाएँ। अंदर लाइट जल रही है और काफ़ी अंदर तक काफ़ी गहराई है पीछे, और मकान बना हुआ है। हालांकि इस मकान में कोई रहता नहीं है। अगल बगल के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि साहिद और साहिल दोनों इस किराने की दुकान पर रहते थे और यहीं पर पीड़िता को लाया गया है। और फिर जब उसकी तबीयत खराब हुई तो पहले डॉक्टर्स को यहाँ पर लाया गया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने जब इलाज करने से मना किया तो वो खुद पीड़िता को यहाँ से अपने साथ ले गए हैं और किसी रिक्शे पे बैठा के उसको उसके घर भेज दिया। साहिल नाम का लड़का था, वो लगभग वही 5:15 बजे आया था मुझे बुलाने। यहाँ पे आप गए, कहाँ गए? उसके बाद हम जब गए तो यहीं बाज़ार में उसकी दुकान है, किराने की दुकान। किसकी दुकान? ये साहिद की, साहिद का भाई का लड़का वो आया मुझे बुलाने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, साहिल लड़के के साथ जो उसका भतीजा है, तो साहिद वहाँ पे मौजूद था अपनी दुकान पे। तो कहा डॉक्टर साहब जो है चलिए, और एक मरीज़ हमारे घर में देख लीजिए। जब वो यहाँ आया तो कहा हमारे घर की मरीज़ है।
जब इस डॉक्टर ने गंभीर रूप से जख्मी लड़की का इलाज करने से मना कर दिया तो आरोप है कि दरिंदों ने रिक्शे पर बैठाकर लड़की को घर भेज दिया। इधर से ले गए थे? हाँ? अच्छा, ये रास्ता ही, यहाँ से पीड़िता को ले गए थे। रिक्शा यहीं बुलाया गया था? सर मेरे यहाँ मेरे पिताजी का कुछ मतलब मृत्यु हो गई थी उनके। पिताजी का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके उसी संदर्भ में जो मैं अपना कुछ बाहर था, रात को करीब मैं 11 बजे के आसपास आया तो मुझे पता चला कि यहाँ से जो है इस रास्ते से लेकर आए हैं और यहाँ पे एक रिक्शा आया था। इस पूरी वारदात में डॉक्टर के बयान के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर की घटना भी हाथरस की तरह ही बेहद संवेदनशील है, लेकिन सवाल उस असंवेदनशील सियासत से भी है जो ऐसे संगीन गुनाहों की आड़ में अफवाह के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहती है। इसकी मिसाल के तौर पर आप ये ट्वीट देखिए। बलरामपुर की घटना बेहद विभत्स है और दरिंदों को उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी दर्दनाक घटना झूठ की सियासत अफसोसनाक है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि लड़की के हाथ पांव तोड़े नहीं गए थे। ऐसे गुनाह देश में कहीं भी हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने बड़े जुर्म की आड़ में अफवाह की सियासत भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आप चाहे बलरामपुर की घटना को लें या फिर हाथरस की, दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक दलों ने खूब अफवाह उड़ाई और कई बार इसका नतीजा माहौल बिगाड़ने के लिए भी किया गया। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आगे चले गए, कल सुबह तक आगे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं हम बता दूं। ये है हाथरस के डीएम प्रवीण लक्सरकर का वो बयान जिसे लेकर मीडिया में तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या हाथरस के डीएम ने दलित परिवार को धमकी दी? क्या हाथरस के डीएम ने दलित परिवार को बयान बदलने को कहा? क्या हाथरस के डीएम ने मीडिया के चले जाने का डर दिखाया? क्या हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आगे चले गए, कल सुबह तक आगे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं हम। परिवार से बातचीत हुई, उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और मैंने उनके पक्ष को आराम से सुना। उनके परिवार के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो शासन ने SIT की टीम बनाई है, आज लगभग 5-6 घंटे वो भी वहाँ पे गई है, उन्होंने भी जांच करी है। और हाथरस डीएम के वायरल हो रहे बयान को गौर से सुनने पर यह साफ हो जाता है कि कैसे डीएम पीड़ित परिवार द्वारा बार बार बयान बदलने से परेशान नजर आ रहे हैं और कैसे प्रशासन द्वारा पूरी मदद का भरोसा दिला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हाथरस हत्याकांड को सुलझाने के लिए फिर से अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है? ये आशंकाएं इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि न्यूज नेशन की टीम ने जब हाथरस से सबसे पहले ग्राउंड जीरो का हाल जाना, पीड़ित परिवार के घर से लेकर घटनास्थल की बारीकी से रिपोर्टिंग की, तो कई ऐसे झूठ का खुलासा हुआ जो अफवाह बनाकर फैलाई जा रही थी। आप लोग कह रहे हैं जीप भी काट दी थी लड़की की, लेकिन तो बयान कैसे दिया? ये हड्डी लड़की की तो जीप कट गई थी, तो बयान कैसे दिया? नहीं, थोड़ी सी जब खींच के ले गए ना दांत से, उसकी जीप कट गई। जीप कट गई। चलिए, तो यानी कि जीप काटी नहीं गई है। जब लड़की का गला घोटा गया, दुपट्टे से जब उसको खींच के ले गए, तो उसमें जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, वो चीखी होगी, तो दांत के अंदर जीप आ गई है। जीप कटी थी, थोड़ी सी जख्मी जरूर हुई है। आरोपियों ने लड़की की जीप नहीं काटी है। न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो से 100% सच बता रहा है, अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। की जो मेडिकल रिपोर्ट है जो गैंगरेप की है, उसको लेकर भी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक बयान ये आता है गैंगरेप हुआ, फिर आईजी साहब कहते हैं कि गैंगरेप नहीं हुआ है, मेडिकल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, आईजी साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट के आधार पे कहा है, सॉलिड मेडिकल रिपोर्ट उस वक्त की जो थी, प्रारंभिक रिपोर्ट जो थी, और जैसा आईजी साहब ने कहा है कि गैंगरेप की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में कोई पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ जो उनके भाई द्वारा तहरीर दी गई थी शुरू में घटना के दिन, उसमें और अगले 3 दिन के भीतर उनके परिवार, उनकी माता, उनके भाई, किसी ने भी गैंगरेप संबंधी कोई भी
किसी भी बात पे कभी चर्चा नहीं। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। अब तो यूपी पुलिस ने दिल्ली के फोरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट के हवाले से ये खुलासा किया है कि हाथरस की मृतका के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल अफवाह के आधार पर देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के दूसरे सबसे बड़े चेहरे ने ये ट्वीट किया है और इसमें रेप का दावा भी कर दिया है। जाहिर है दलित दमन और महिलाओं पर अत्याचार जैसे संगीन अपराध के मुद्दे पर इतनी गैर जिम्मेदारी से अफवाह फैलाना एक साजिश भी हो सकती है। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। यूपी पुलिस का दावा है कि घटना के दिन पीड़ित परिवार ने ना तो रेप का जिक्र किया था और ना एक से ज्यादा आरोपियों का, लेकिन बाद में पीड़िता के अखबालिया बयान के बाद गैंगरेप की बात सामने आई और 4 आरोपियों को पकड़ा गया। और देखिए क्या दलितों पर अत्याचार, महिलाओं, बच्चियों से बलात्कार और हत्या ऐसे संगीन जुर्मों पर झूठ की सियासत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे गुनाहों पर अफवाह की राजनीति करते हैं तो आप उन पीड़ितों की आवाज के साथ नाइंसाफी करते हैं, इन भयानक बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प को कमजोर करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दलित दमन और महिला अत्याचार जैसे गुनाह की देश में क्या हालत है। आज पूरे हिंदुस्तान में यूपी से लेकर राजस्थान तक और एमपी से लेकर पंजाब तक कोई ऐसा सूबा नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां दलितों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें रोज न आती हों। उन सभी लोगों ने गलत काम किया आपके साथ। ये नाबालिग बच्ची भी राजस्थान के 12 की है। कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं है कौन कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। दरअसल ये दोनों बहनें हैं जिन्हें आरोपी राजस्थान के 12 से अजमेर और अजमेर से जयपुर तक घुमाते रहे और 3 दिन बाद ये घर लौट सकी। और जब राहुल प्रियंका हाथरस मार्च के लिए निकलते हैं तो यूपी के नेता उन्हें राजस्थान का रुख करने को कहते हैं। आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है, ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। ऐसे सियासी बयानों का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चियों से शोषण और गैंगरेप जैसे गुनाहों को सियासत का बहाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आज हिंदुस्तान में महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार मामले में यूपी और राजस्थान देश के 2 ऐसे सूबे हैं जहां पर गुनाह कम होता नहीं दिख रहा है। एनआरसीबी के आंकड़ों की माने तो 2019 में देश भर में बलात्कार की 32,033 घटनाएं दर्ज की गई और उनमें सबसे ऊपर राजस्थान था जहां 5,997 रेप की घटनाएं दर्ज की गई और दूसरे नंबर पर यूपी था जहां 3,065 रेप के केस दर्ज हुए। तीसरे नंबर पर एमपी था जहां 2,485 और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र था जहां 2,000। अब बात एक और इंसाफ की लड़ाई की जो मुंबई से अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं सुशांत केस की। सुशांत के 3 दोस्तों ने आज से दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया था। राजघाट मार्च के बाद वे भूख हड़ताल करने वाले थे क्योंकि उनका आरोप है कि ड्रग्स कांड को फैलाकर सुशांत के कातिलों को छिपाने की साजिश शुरू हो चुकी है। गणेश शिवरकर, सुशांत के दोस्त, जो उनकी मौत के बाद इंसाफ के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करेंगे। आज तो पदयात्रा है सिर्फ, और कल से हंगर स्ट्राइक है 2 अक्टूबर से। अंकित आचार्य, सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य, इंसाफ की जंग में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। जो भैया जो ड्रीम पूरा करना था उनका, वो क्यों अपना वो सुसाइड करेंगे? वो उनका तो ड्रीम था, पूरा फार्मिंग करने का ड्रीम था, हॉलीवुड में काम करने का ड्रीम था, ओके, चैरिटी में दान करने का ड्रीम था, एनजीओ में उनको जो बच्चे जो पढ़ाते हैं उनका ड्रीम था, तो ये सुसाइड क्यों करेंगे? सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई अब मुंबई से दिल्ली पहुंच चुकी है। सुशांत के दोस्त अब इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली में दोस्त मांगे सुशांत के लिए इंसाफ।
मुंबई में सुशांत के लिए इंसाफ की जंग को मुश्किलों में घिरता देख सुशांत के दोस्त गणेश शिवरकर और अंकिता आचार्य ने दिल्ली का रुख किया। भूख हड़ताल के लिए सुशांत के दोस्त मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले कि दिल्ली में सुशांत के दोस्तों की इंसाफ की जंग शुरू होती, नया बवाल खड़ा हो गया। 11:30 बजे दिल्ली में सुशांत के दोस्तों को रोका गया। दिल्ली पहुंचते ही सुशांत के दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर उनके दोस्त पहले राजघाट तक मार्च और उसके बाद 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करना चाहते थे। और कल सुबह हम राजघाट पर जाके कहना मैं भूख हड़ताल पे स्टार्ट करेंगे। तो इंसाफ मुंबई में नहीं मिला, वो आप इंसाफ दिल्ली में लेने के लिए आए हैं। दिल्ली से आपको उम्मीद है कि यहाँ पर केंद्र सरकार जो है आपकी बातों को सुनेगी और इंसाफ के लिए आगे और कार्रवाई करेगी। हालांकि सीबीआई जांच चल रही है। सर, हमें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि दिल्ली आकर ही हमें इंसाफ मिलेगा। कि बॉम्बे पुलिस अगर काबिल होती तो सर आज दिल्ली आके हमको भटकना नहीं पड़ता। ये भूख हड़ताल के लिए हमें नहीं करना पड़ता, हमारे को ये पद यात्रा नहीं करनी पड़ती है हमारे को। 11:45 पर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद सुशांत के दोस्तों ने उनका पोस्टर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है यहाँ पे? देखा नहीं आपने? पुलिस ने, पुलिस रोक रही है। दिल्ली की आपको जाने नहीं दिया जा रहा? आपको जाने नहीं दिया जा रहा? जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या इंसाफ नहीं मिला मुंबई में? आप यहाँ पर आए हैं इंसाफ। पुलिस तो दुनिया ने देख लिया कैसी है। सुशांत के दोस्त जहां दिल्ली में सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी में हैं, वहीं न्यूज नेशन के स्टूडियो में भी सुशांत के दोस्तों ने इंसाफ की आवाज बुलंद की। सुशांत के दोस्तों का कहना है कि उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही है। क्यों नहीं किया था? तो आप लोग क्या मतलब सिर्फ जो महाराष्ट्र सरकार है, आप लोग क्या छुपाना चाहते हैं? कितनों को छुपाओगे? कितनों को मारोगे? आप कितनों को मारोगे? हम तो आदत से मजबूर है, क्योंकि भैया की मैं जान देना चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो? बिल्कुल क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? जान से मारने की धमकी दे रहे हो? न्यूज नेशन के स्टूडियो में सुशांत के दोस्तों ने इस बात का खुलासा किया कि सुशांत की मौत के पीछे कई गहरे राज हैं, जिनका सामने आना बेहद जरूरी है। मंत्री का बेटा है शामिल है, एक सुपरस्टार का भाई शामिल है, एक स्टार का बेटा शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं दोनों हत्याओं के अंदर। और सीबीआई जल्दी इनको उजागर करे और फांसी की फंदे तक पहुंचाए। सुशांत के दोस्तों का दावा है कि सुशांत की मौत की जांच को भटकाने के लिए उसे ड्रग्स के नाम पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।